नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। धरना प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि धरने की आड़ में अराजकता की छूट नहीं होगी। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अगस्त महीने के आखिर में ही पुलिस भर्ती की परीक्षा होनी है। इससे पहले जब पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी तब पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से फिर से परीक्षा की तारीखें अनाउंस की गई। और इस परीक्षा के मद्देनजर भी योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अलर्ट पर रहिए, कहीं से भी पेपर लीक न हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वहीं धरना प्रदर्शन की आड़ में अराजकता की छूट नहीं दी जाएगी, इस तरह की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है अधिकारियों से, यानी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे हर लिहाज से। इसे लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराकर ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए दोनों गोल किए। भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी नेताओं ने बधाई दी। पीएम मोदी ने भारतीय टीम से फोन पर बात की। वहीं देश भर में जश्न का माहौल है। सर, ये हरमन के पास है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नहीं, शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने। और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम हर हर महादेव। माता जी है, माता जी बात करते। माता जी, कितना विश्वास था आपसे जीत के बाद? इकलौती वीडियो कॉल 2 मिनट की आपके साथ की, क्या कहा, क्या भाव थे? नहीं, उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस पैर छुए, आशीर्वाद लिए, बोले बहुत भीड़ है क्या हमके यहाँ, तो बोले चलो अब हम रात को बात करेंगे मम्मी, और सब ठीक है। हमें सब पूरे टीम को बधाई हमने दिया और ललित को भी बधाई दिया। चाची, क्या लगा? तो मतलब ब्राउन आई, मतलब गोल्ड से निराशा भल तो क्या लगा उस समय की ब्राउन आई ब्राउन गोल्ड जैसा ही लो? मन में विश्वास यही था। अच्छा। कि ब्राउन आ जाना चाहिए। अच्छा, ब्राउन आ जाना चाहिए। आज ये बच्चे वहाँ से खाली हाथ लौट के न आने पाए, नहीं तो उनका भी मनोबल टूटेगा। हम लोग को तो जो तकलीफ होगी, हम लोग से ज्यादा तो उनको तकलीफ होगी कि इतनी बड़ी जर्नी उन्होंने तय की और खाली हाथ लौटे हैं विदेश से। ये भगवान अच्छी बात नहीं है। खाली हाथ तो मत लौटने देना, उनको देना जरूर। ये ब्रॉन्ज आपके लिए क्या गोल्ड जैसा है? गोल्ड से बढ़ करके, गोल्ड से बढ़ करके। हाँ, ऐसा है कि इतनी मेहनत के बाद ये ब्रांज हमारे लिए गोल्ड से बढ़ करके है। हाँ, अब पूरे हिंदुस्तान की टीम को मेरी तरफ से बधाई। जी जी। अब पूरे भारत वर्ष को बधाई। जी जी। हाँ, ये आप भाई हैं, क्या नाम है आपका? ब्रांज क्या ये आपके लिए गोल्ड जैसा है, जैसा कि पिताजी कह रहे हैं? अब कितना आपको विश्वास था? हमें पूरा विश्वास था कि उनकी मेहनत पर कि वो अपनी कुछ विशेष करेंगे। और खेल में कोई भी ब्रांज, गोल्ड या कोई विशेष नहीं वो रखता है महत्व, लेकिन वो लेकर बनारस के लिए आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। आप मित्र हैं, यार हैं, बचपन के सहपाठी हैं, लंगोटिया यार हैं। क्या लगता था लास्ट बार जब गए ललित यहाँ से बातचीत हुई तो क्या कह रहे थे ललित, और आपने क्या कहा? हमने उनको बस एक ही चाहा कि पार्टनर जा तो रहे हो, और बनारसी में बतियावा गुरु। नहीं, हम उनसे कहली कि गुरु जाता हुआ यहाँ से। और ललित एक चीज बहुत अच्छा आदत हो कि जब भी वो कहीं बाहर से आवा लेनी आ तब बाबा विश्वनाथ का दर्शन जरूर करे जा लेन। और वहाँ बाबा का आशीर्वाद उनके लेके हमेशा बहुत ज्यादा उनके पर रहेला। कभी भी बाबा उनके खाली नहीं कैलन। और जब यहाँ से जात तो हम ये कहली कि पार्टनर जाता हुआ यहाँ से, लेकिन गुरु गोल्ड चाहिए। लेकिन हम नहीं आ पाल गोल्ड, लेकिन जो आया है वो गोल्ड से बढ़ के हो। और पार्टनर का फोन अभी बात हुई हमारी उससे।
और अब चलिए बात कर लेते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक और उस पर आने वाली प्रतिक्रियाओं की। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि बोर्ड की जमीन देश की सेना और बांग्लादेश के हिंदुओं को दे देनी चाहिए, जिनके ऊपर वहां अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में केवल हिंदुओं के मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों में जो मूर्तियां रखी है उनको तोड़ा जा रहा है, बेरहमी से हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार सरेआम हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हिंदुस्तान की सेना को मिलनी चाहिए। बांग्लादेश के जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन बांग्लादेश के हिंदुओं को मिलनी चाहिए। वहां के जो इतना अत्याचार, अनाचार और दुराचार बेटियों के साथ हो रहा है, नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चों को जो उठा उठा करके पटक रहे हैं, वो अमानवीय घटना को सहन नहीं हो पा रहा है। गोरखपुर में वक्फ बोर्ड की 1446 संपत्तियां हैं, जिनमें से 1444 संपत्तियां सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं, जबकि 2 संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड की। गोरखपुर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बंदरबाट का मामला सामने आया है। कॉमर्शियल जगहों पर वक्फ की दुकानें हैं जिनका किराया कई हजार रुपए है, लेकिन उसे वक्फ के कागजों में सिर्फ कम रुपए करके दिखाए जाते हैं। ये आरोप लगातार लग रहे हैं। वो मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक अलल औलाद और एक अलल खैर। अलल औलाद में ये होता है कि वो पारिवारिक संपत्ति होती है, उसको वक्फ कर दिया जाता है ताकि वो बिक ना सके और उससे उस परिवार के आने वाली पुश्तों का जो है वो किफ़ालत हो सके, उनका लालन पालन हो सके। लेकिन जो अलल खैर की प्रॉपर्टी होती है वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि इस प्रॉपर्टी की आमदनी से यतीम बच्चे, बेवा औरतों और जो ज़रूरतमंद हैं उनको इससे लाभ हो। लेकिन हो रहा है इसके बिल्कुल बरक्स उल्टा। वक्फ बोर्ड ने जिन मतवलियों को केयरटेकर बना के रखा है वो मतवली अब अपनी मनमानी करने लगे हैं। गोरखपुर में भी वक्फ बोर्ड की बेशुमार संपत्तियां हैं। हालांकि यहाँ पे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसकी संपत्तियां अधिक हैं। 1444 संपत्तियां ऐसी हैं जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की है और शिया वक्फ बोर्ड की सिर्फ 2 संपत्तियां यहाँ गोरखपुर में है। इस वक्त मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये भी वक्फ बोर्ड की एक संपत्ति है और इसमें मदरसा चल रहा है, एक स्कूल चल रहा है, नीचे कमर्शियल उपयोग के लिए दुकानें चल रही हैं और इसके जो कमर्शियल उपयोग हो रहा है इसका जो पैसा जाता है वो मुतवल्ली के पास जाता है और मुतवल्ली ये तय करता है कि जो है किस तरीके से इसको खर्चा किया जाए। अगर हम वक्फ बोर्ड की नौइयत को समझे, वक्फ बोर्ड को समझे तो वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं या वक्फ होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है अलल खैर। अलल खैर में ये धार्मिक के कामों के लिए यूज होता है। अगर इसकी जो भी पैसा आएगा ये धार्मिक, इसका 100% पैसा धार्मिक के लिए चला जाएगा। सबसे बड़ी जो गोलमाल है, कमर्शियल जगहों पे वक्फ की ज़मीनें हैं, वहाँ पे दुकानें बन गई हैं, मॉल बन गया है, किराया कागज़ों में कुछ हज़ार दर्शाया जाता है या लाखों में जाता है और जो पैसा होता है वो वक्फ बोर्ड के लोग और मुतवल्ली मिलके गोलमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की विधिवत जाँच होनी चाहिए, इस पर कानून बने, इसके रोकथाम लगे। इसको लेकर लोगों की मांग भी है और इसमें सुधार की जो मांग है वो लगातार होती रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। जौनपुर में महिला को जिंदा जलाने का आरोप है। मामला थाना सरपतहा क्षेत्र का है। आरोप है कि सोते वक्त महिला पर केरोसिन तेल डाला गया और भांजे ने उसे जिंदा जला दिया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर ले जाया गया। सूचना के बाद एसपी ने घटनास्थल का मुआयना भी किया। आरोपी भांजे पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। वारदात के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है। कैसे गया वो? पछवाड़े का। हाँ, सीढ़ी पे। क्यों किया वो? क्यों किया ऐसे? क्यों आप पे मतलब ये सब किया? क्यों तेल डाला, जलाया आपको? हम लड़के बतिया मत रहा। अच्छा, फिर शादी करे है। हाँ, हम लोग ना कर रहे। हाँ, नहीं आते। और अगली खबर गोंडा से, जहां पीड़िता को धमकी मिल रही है। कुछ दिन पहले पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को जेल भेजा था। आरोप है कि आसिफ नाम का ये लड़का अपने ही गांव की हिंदू नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। रेप
के बाद वीडियो भी बनाया था और ब्लैकमेल कर रहा था। नाबालिग लड़की को अगवा किए जाने की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। आरोपी को जेल भेजा है। पीड़िता और उसके परिवार को आसिफ के घर वाले अब धमकियां दे रहे हैं और मामले में सुलह का दबाव बना रहे हैं। अब पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। सूचना दी कि उसके नाबालिग पुत्री को उसी गांव के एक व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस सूचना पर थाना खरगोपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर वापस परिजनों को सुपुर्द किया गया है। आरोपी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में अचानक फायरिंग से पीएसी परिसर में हड़कंप मच गया। हेड कांस्टेबल सोबरन पाल के दो गोली लगी है। घायल हेड कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हेड कांस्टेबल सोबरन पाल वार्षिक फायरिंग प्रैक्टिस के लिए गए थे। लौटते वक्त अचानक गन से फायर हो गया। के बाद वापस गाड़ी में बैठ रहे थे, उस दौरान एक्सीडेंटल फायरिंग से इनको 2 गोलियां लगी हैं। पेट में दोनों गोलियां लगी हैं। अभी उपचार के लिए इनको मैक्स हॉस्पिटल में लाया गया है। पहले जिला अस्पताल भेजा गया था, वहां से यहाँ रेफर किया गया है। मेरे द्वारा इनसे बातचीत की गई है। इन्होंने कंफर्म किया है कि एनुअल फायरिंग के लिए गए हुए थे और वहां से वापस जब निकल रहे थे उस टाइम एक्सीडेंटल फायरिंग के दौरान ये घटना घटित हुई है। अभी वो बातचीत कर रहे हैं और बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से बात की गई है। अच्छे से अच्छा उपचार करा के और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। खबर हापुड़ से पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। फैक्ट्री चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कब्जे से पुलिस ने 16 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी बिलाल और गुड्डू ऑन डिमांड हथियार बनाते थे और सप्लाई करते थे। अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर में 5 से 7 हजार में तमंचा बेचा करते थे। लोगों के पास से तमंचे बरामद हुए और ये फैक्ट्री बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास की हम लोग छानबीन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये तमंचे बन करके कहाँ पे बेचे जाते थे, अभी तक पूछताछ में जो पता चला 7-8 हज़ार रुपये में एक तमंचा बेचा जाता था। और अन्य इनके जो स्रोत हैं, कहाँ से ये जो बेचे जाते थे, किन किन जिलों में, उसका पता लगाया जा रहा है। अति शीघ्र इस पूरे एनेक्सस का जो पूरा भंडाफोड़ किया जाए। इधर शाहजहांपुर में पत्नी ने पति की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। घरेलू विवाद में पति आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। मामला हथौड़ा गांव का है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बलिराम जो जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, स्टेडियम में नौकरी करते थे प्राइवेट। आज पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति पर ईंट से सिर पर वार किया गया, जिसकी अपने घर के दरवाजे पर ही मौत हो गई है। उसकी बॉडी पंचायतनामा के लिए यहाँ से भेजी जा रही है। पोस्टमार्टम करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। वाराणसी के स्वामीनाथ अखाड़े में नाग पंचमी पर अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। नीदरलैंड के पहलवान हर्बर्ट और स्पेन के सेंटी भी अखाड़े में दंगल करते दिखेंगे। विदेशी पहलवानों के साथ देसी पहलवान प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। वैसे तो इस अखाड़े में लड़कियां भी दंगल करती हैं। यह अखाड़ा 450 साल पुराना है। इधर बड़े पहलवान जो कि यूपी और भारत देश को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनकी भी आपको कुश्ती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जोड़ी, गदा, नाल, मुगदर वगैरह के भी पहलवान अपने प्रतिभा दिखाते हुए दिखाई पड़ेंगे। विदेशी भी एक हैं? बिल्कुल हाँ, हमारे पास विदेश से भी आए हुए पहलवान हैं और इस खेल को प्रमोट करने वाले में भी हैं। फ्लोमिन डचमैन, जिनका नाम हर्बर्ट है और वो नीदरलैंड से हैं, वो भी होंगे यहाँ पर। शाहजहांपुर में पत्नी ने पति की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। घरेलू विवाद में पति आए दिन पत्नी को परेशान करता था और इसी मामले में पत्नी ने गुस्से में आकर और परेशान होकर पति की हत्या कर दी है। फिलहाल पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पति सत्यपाल और पत्नी गायत्री देवी के बीच घरेलू विवाद हुआ करता था। इस विवाद में पति ने पत्नी की लाठी डंडों से कई बार पिटाई की थी। पत्नी की पिटाई के दौरान ही गुस्से में आकर पत्नी ने पति की ईंट से हमला कर हत्या कर दी। बलिराम जो जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, स्टेडियम में नौकरी करते थे प्राइवेट। आज पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति पर ईंट से सिर पर वार किया गया,
इसकी अपने घर के दरवाजे पर ही मौत हो गई है। इसकी बॉडी पंचायतनामा के लिए यहाँ से भेजी जा रही है, पोस्टमार्टम करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से लड़के की मौत हो गई। हादसे में एक लड़का जख्मी भी हुआ है। घटना इमलिया सुल्तानपुर की है। घर की कच्ची दीवार तोड़ते वक्त यह हादसा हुआ। वहीं महाराजगंज में कच्चा मकान गिर गया। मकान में सो रहे बुजुर्ग पति पत्नी की मलबे में दबकर मौत हो गई। महिला की मौके पर ही जान चली गई, जबकि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना राजपुर टोला रानीपुर की है। अचानक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, सीतापुर और महाराजगंज। मॉनसून के दौरान बारिश की वजह से कच्चे मकान इसी तरह से कई बार गिर जाते हैं, हादसे में जान भी जाती है। सीतापुर और महाराजगंज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से एक लड़के की जान चली गई। महाराजगंज में कच्चा मकान अचानक ही गिर गया और मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। शाहजहांपुर में भी एक हादसा हुआ। कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में कई कावड़िए जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ये घटना गांव जलालपुर की पुलिया के पास की है। हादसे के बाद रोड पर दोनों तरफ जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते से हटाया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली सवार कावड़िए शिव मंदिर से जलाभिषेक कर लौट रहे थे। तो शाहजहांपुर में हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसे जेसीबी की मदद से सड़क से हटाया गया और इस हादसे की वजह से काफी देर तक यहां पर जाम लगा रहा। कई कावड़िए जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे वो जख्मी हो गए। फर्रुखाबाद के आजाद ने पैदल चलकर हज यात्रा करने का मन बनाया है। यात्रा को पूरा करने में शख्स को 10 महीने का वक्त लगेगा। आजाद ग्राम भड़ौसा के रहने वाले हैं और पैदल ही भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान और इराक होते हुए कुवैत से गुजरेंगे और हज तक की यात्रा करेंगे। हाँ, दिल्ली होते हुए हरियाणा, पंजाब, सोनीपत, पानीपत वगैरह। अच्छा, बाघा बॉर्डर जब आप पाकिस्तान के लिए वहाँ से आपके लिए जो वीज़ा है या वहाँ से वीज़ा लेना पड़ेगा? वीज़ा सर ऑनलाइन मिलता है जी, और बात है देखते हैं, अभी समय है क्योंकि 2 महीने में तकरीबन मैं बाघा बॉर्डर पहुँच पाऊँगा। तो पैदल आपको कितने 2 महीने लग जाएंगे पहुँचने में? कहाँ? 10.5 महीने लगेंगे। 10 महीने लगेंगे तकरीबन, 10.5 महीने। सड़क मतलब पैदल ही यात्रा करेंगे आप लोग? मैं ये सफ़र तकरीबन 8-9 महीने हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। इधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात के दौरान ये बात कही। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तय हो, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बात रखी है। बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी इस वक्त मोहम्मद यूनुस के कंधों पर है और जैसे ही उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली, पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये बात कही। इधर आगरा में 2 लड़कों में मामूली बात पर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी और मारपीट के दौरान एक लड़का नहर में जा गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। मौत से नाराज लोगों ने रोड जाम किया। पुलिस ने लोगों को समझाया, शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजपुर चुंगी का ये मामला है। थाना सदर स्थित राजपुर चुंगी में एक व्यक्ति के तालाब में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर जब थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्तियों के बीच आपस में विवाद हो रहा था, जिसमें दोनों तालाब में गिर गए थे। एक व्यक्ति की डूबने के कारण मृत्यु हो गई। डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालकर बाद पंचायतनामा की कार्रवाई की पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाए। इधर बिजनौर में एक लड़के का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया। नूरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। नशे में धुत लड़के का वीडियो वायरल हुआ था। स्योहरा चौक के पास
से इसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए मौके पर वहां जाकर चेकिंग किया तो बियर शॉप के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला। उसकी तलाशी की गई तो उससे एक अदद तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम सुमित चौहान सनाब चरण सिंह निवासी अमूर मखदूमपुर थाना शिवाला कल्ला बताया। उसकी मौके से गिरफ्तारी की गई। उसके द्वारा ये तमंचा कहां से लिया गया, इसके स्रोत के बारे में भी जानकारी की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इधर सीतापुर में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंडी का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री अतिक्रमण देखकर नाराज हो गए। मंडी सचिव को उन्होंने फटकार लगाई। किसान विश्राम गृह में कब्जा को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। तो पूर्व में सब बना हुआ, काफी पुरानी मंडी। पूर्व में तो आप आए तो हटवाना चाहिए ना, आपने क्यों नहीं किया? स्टोर किसी दूसरे के घर में स्टोर बनाने का राइट है तुमको। लाइट जला दो। कोई दूसरा रह रहा है यहाँ? नहीं सर, एक्चुअली यहाँ स्टाफ के लिए नहीं है, तो सर जो वाटरमैन वगैरह हैं वो लोग सर रहते हैं यहाँ। इसका तो प्रस्ताव भेजा है। कहाँ स्टोर है? किसानों की चीज, किसानों के लिए बनाए गए विश्राम गृह में आप कब्जा कराए बैठे हुए हो और बता रहे हो कि जो है प्रस्ताव गया है। इसमें क्या दिक्कत है यार? अगर किसानों के लिए रहे उपयोग तो मैं लिखूंगा आप अवैध अतिक्रमण कराने में दोषी हो। उन्नाव में भारी बारिश हुई। बारिश से घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, सड़कों पर पानी भर गया। डीएम आवास परिसर में भी पानी भर गया। पूरा शहर जाम की चपेट में रहा। घर के सामने पानी होने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। बारिश ने नगर पालिका परिषद की पोल खोलकर रख दी। विशंबर दयालु मार्केट भी जलमग्न हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्नाव की। हर तरफ पानी ही पानी थोड़े वक्त की बारिश में।